Bismillahirrahmanirrahim. How are you 10th class? Alhamdulillah, I am fine. हमने एक्सरसाइज आज 4.3 स्टार्ट करनी है। इससे पहली वीडियोस में हम रैशनल फ्रैक्शंस की दो तरह की टाइप्स को रिजॉल्व कर चुके हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर उनको रिजॉल्व किया था। सेकंड एक्सरसाइज में हमने रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स को जहां डिनोमिनेटर में देखा तो हमने उसको रिजॉल्व किया। सेकंड एक्सरसाइज में हमें दूसरा मेथड यूज करना पड़ा, कंपैरिजन का मेथड। हमारे पास दो ही मेथड हैं, एक है जीरो मेथड और एक है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, दूसरा मेथड। ठीक है ना। तो इजी जीरो मेथड रहता है, जहां तक हो सके पॉसिबल आप जीरो मेथड लगा लिया करें, वरना अगर आपको कंपैरिजन का मेथड यूज करना हो तो आप उससे भी अननोन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। जो बहरहाल आपको इजी लगे, दोनों मेथड में आपको हर क्वेश्चन में करवा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हम जो है एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारे पास अब थर्ड टाइप की रैशनल फ्रैक्शन आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं और ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं जो इररिड्यूस हैं, यानी मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकते। ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। ये 1 लेट, पहले से हम उसको ले लेते हैं ताकि हम उसको रिजॉल्व कर सकें। तो 3x माइनस 11 ओवर x प्लस 3, ये तो लीनियर है, x स्क्वायर प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक है। देखिए पावर 2 है, x स्क्वायर है तो मतलब क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ठीक है। और प्लस 1 है तो x स्क्वायर प्लस 1 को मजीद फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। हाँ, x स्क्वायर माइनस 1 होता तो फिर हम उसको एक बार प्लस एक दफा माइनस लिख सकते थे। ठीक है ना। तो इसलिए इसमें हम इसको कहते हैं कि इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक है। तो नॉन रिपीटेड इसलिए कि इनकी कोई पावर नहीं आ रही अभी। ठीक। तो अब हमने इस तरह की टाइप को किस तरह से रिजॉल्व करना है, तो पहले ही स्टेप में हम उसकी पहले रेजोल्यूशन जर्नल फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर बाद में हम उसके अननोन निकालते हैं। लेट दिस इक्वल a ओवर x प्लस 3, ये तो लीनियर है, इसको लीनियर तरीके से। फिर दूसरा प्लस, जब क्वाड्रेटिक फैक्टर आए तो उसको किस तरह से करना है। a हो गया bx प्लस c ओवर x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो फिर हम उसको इस तरह से ऊपर लेते हैं, bx प्लस c। एक और होता तो cx प्लस d। ठीक है। या dx प्लस e, तो एक के साथ x लेना होता है। ये हमने इसकी जर्नल फॉर्म में रेजोल्यूशन कर ली है। अब हमने अननोन फाइंड करने, तो उसके लिए हम पहले इसकी इक्वेशन बनाएंगे बाय मल्टीप्लाइंग x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 1 टू ईच ऑन बोथ साइड। राइट। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास 3x माइनस 11 इक्वल, यहाँ पर देखें ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, a के साथ x स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस यहाँ पर bx प्लस c, इसको भी ब्रैकेट में लिख लें क्योंकि दो चीजें हैं ये। ठीक है। और फिर ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा x प्लस 3। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई है। इसी को मल्टीप्लाई करके पहले हम उसकी दूसरी इक्वेशन भी बना लेते हैं, क्योंकि हमें दोनों मेथड यहाँ पर यूज करने। तो ये देखें, ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस a प्लस, अब इसमें मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो bx इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, bx का स्क्वायर, इससे होगा तो प्लस b
3b, बल्कि ये 3b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3bx। अब c से प्लस cx प्लस 3c, ये हमने दूसरी इक्वेशन, तीसरी, बल्कि इसको हम थर्ड इक्वेशन कहेंगे, ये 2 हमने लिख लिया पहले, ठीक है। ये मैंने एक इक्वेशन बना ली है, अगर कंपैरिजन करना हुआ तो हम यहाँ से कंपैरिजन कर लेंगे। ये 3x माइनस 11 वैसे ही, ठीक है। तो पहले आप जीरो मेथड लगा लें या डायरेक्ट ही कंपैरिजन कर लें, दोनों तरह हो सकता है। आज हम इस इक्वेशन में कंपैरिजन से ही सारे अननोन निकालते हैं, क्योंकि हमने पहले दोनों एक्सरसाइजेज में जीरो मेथड समझ लिया है, वो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर अब हम कंपैरिजन करते हैं बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट। तो अब देखें इस साइड पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो वो 0, ये एक्स स्क्वायर से मैं पहले स्टार्ट कर रही हूँ। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस साइड पे नहीं है, तो वो हमने 0 लिखा, 0 इक्वल। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का क्या क्या है, एक तो है a और ये है प्लस b, फिर और नहीं है, ठीक है। ये इक्वेशन 4 बन गई। अब x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ये x का यहाँ है 3 इक्वल, इस साइड पे x किसके साथ है, इसके साथ, तो ये आ गया 3b और इसके साथ है प्लस c और नहीं है, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई 5। अब कांस्टेंट के लिए इस साइड पे कांस्टेंट क्या है, -11 इक्वल, अब इधर है a और कांस्टेंट, ये देखें इसमें वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट है, प्लस 3c और कोई भी नहीं है, देख लें जिसके साथ वेरिएबल ना हो। तो अब ये हमारे पास इस इक्वेशन को भी नाम देते हैं, ये 6 इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यानी हमने अननोन फाइंड करना है। अब देखें यहाँ मैंने आपको कंपैरिजन इसलिए स्टार्ट में करवा दिया कि आपको अब देखें लग रहा है ना कि सब में 2-2 अननोन आ रहे हैं, कहीं से भी हम एक अननोन डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। तो अगर हम इसमें जीरो मेथड लगा लेते तो वहां से अननोन हम एक कम से कम हमें मिल जाता जो हम इसमें पुट कर सकते थे, ठीक है। तो इसलिए हम इन इक्वेशंस को यही स्टॉप करते हैं, हम यहाँ पर जीरो मेथड यूज कर लेते हैं, बाय जीरो मेथड। जी पुट करें x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब वो मैं इसी इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा 3 -11, ये इस साइड पे मैंने 3 से -3 को मल्टीप्लाई किया, x 3 है ना। तो अब यहाँ पर इसमें देखें क्या होता है, इक्वल, ये a -3 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर प्लस, ये यहाँ -3 मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ देखें -3 जब हम रखेंगे तो ये सारी चीज ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरी चीज भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये समझ लें 0 हो गया, ठीक है। यहाँ मैंने डायरेक्ट जगह कम थी, आप ऐसा ना करें, आप वहां पे पुट करके देख लें। ये देखें यहाँ पर हम x की वैल्यू जब -3 रखेंगे तो ये +3 से कैंसिल होके 0 हो जाएगी, और ये 0 होगा तो ये पूरा भी 0 हो जाएगा, यानी b और c भी वहीं 0 हो जाएगा। तो सिर्फ ये a यहाँ से निकल आएगा, इसको मैं कर रही हूँ, ये -9 -11 इक्वल, ये आ जाएगा अब a 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, यानी 10a इक्वल, ये 11 और 9 कितने हो गए, 20 माइनस के 20, तो a की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 20/10 -10 2 यानी -2 निकल आई। a की वैल्यू वहां से -2 हमने जीरो मेथड से निकाल ली। अब हमारा काम आसान हो जाएगा। अब वो a की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से c निकल आएगा, c की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो b निकल आएगा, ठीक है। और हमें 3 ही अननोन चाहिए थे, a b c। तो करते हैं वहां से पुट इंटू 6,
पुट a इज इक्वल टू -2 इंटू 6। तो इससे आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि जीरो मेथड से काम आसान हो जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन सॉल्व तो डायरेक्ट हो सकती थी, लेकिन हम क्या करते फिर किसी एक का कोफिशिएंट सेम बनाते। जैसे देखो इसमें BC है, इसमें AC है, तो यहाँ से पहले किसी एक का निकालते, दूसरे में पुट करते, फिर वो C की फॉर्म में सारी आती, फिर उसे पुट करते, तो वो ज्यादा लंबा काम हो जाता है। इससे काम आसान हो जाता है, क्योंकि एक तो लीनियर फैक्टर कहीं ना कहीं आ रहा है, उससे हम जीरो मेथड लगा के एक अननोन भी अगर हम निकाल लेते हैं तो ये कंपैरिजन आसान हो जाती है। ठीक है, तो अब मैं इसमें पुट कर रही हूँ क्वेश्चन 6 में, तो ये आ जाएगा -11 इक्वल -2 + 3c। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, तो -11 + 2 = 3c। ये कितना बच गया, माइनस के 9, -9 = 3c, तो 3c = -9, c की वैल्यू आ जाएगी -9/3, 3 3 9 -3, यानी c की वैल्यू -3 निकल आएगी। राइट, तो ये c की वैल्यू अब हम इसमें पुट करेंगे, तो वहां से फिर b की वैल्यू निकल आएगी, और यही सारी वैल्यूज फिर आपने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, तो आपके पास वो रेजोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा where we have resolved this given rational fraction, right? तो देखें ये एक्सरसाइज भी मुश्किल नहीं है, इसमें भी वही दो मेथड यूज हो रहे हैं जो कि हमने पहली एक्सरसाइजेस में किए। ठीक है, तो मकसद सिर्फ इसको प्रैक्टिस करने का है। पता नहीं मुझे कि भाई क्यों बच्चों को ये चीज़ मुश्किल लगती है, ये हालांकि मुझे काफ़ी ये लंबा ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। दो ही मेथड यूज हो रहे हैं, जीरो मेथड एंड कंपैरिजन। तो मैं बार बार कहती हूँ कि आप पहले जीरो मेथड लगा के कोई एक अननोन निकाल लें, फिर आप ये कंपैरिजन में उसको यूज करके वहां से बाकी अननोन फाइंड कर लें। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है। इसके बाकी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक जो है सेम यही चीज दी हुई है, यानी एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 और 8 है, इसमें नीचे जो है वो दे रहा है क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके फिर देखना है कि वो कैसे फैक्टर नीचे आते हैं। ठीक है, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, मेथड चूज करेंगे कि कौन सा मेथड हमने लगाना है। तो आज के लिए इसी एक्सरसाइज के ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हैं, ये आपके इसी स्टेप्स पे हैं, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वो एक्सप्रेशन चेंज कर रहा है। ठीक है, मेथड यही है। राइट, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको आप कंप्लीट करें, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। ये इतने क्वेश्चन इसीलिए दिए जाते हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, वरना तो एक ही मेथड है, एक ही फॉर्मूला, एक ही तरीका है। आपको समझाने का मकसद सिर्फ रेपिटिशन का यही है कि आपको मेथड समझ में आ जाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।